हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। ब्लास्ट पर एनआईए की नजर भी है। अभी तक की जांच के बाद संभावना यही जताई जा रही है कि चलती कार से विस्फोटक फेंककर धमाका हुआ। एनएसजी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने धमाके की जगह से सैंपल इकट्ठा किए हैं और उसे राष्ट्रीय बम डेटा सेंटर यानी कि NBDC जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली पुलिस की एक और टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी और एनआईए पूरे केस की अलग अलग जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ये आशंका भी तो नहीं जताई है कि इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ वो आतंकी हमला था, लेकिन उसकी जांच की गंभीरता में कोई कमी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस की स्पेशल सेल जाँच में जुट गई है। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पश्चिम बंगाल का दौरा टाल दिया। अमित शाह आज 2 बजे बंगाल दौरे पर जाने वाले थे, जहां आज और कल उनकी 2 रैलियां थी। आज अमित शाह का इस्कॉन और मायापुर जाने का कार्यक्रम था, जबकि कल बेलूर मठ जाने का प्रोग्राम था। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद से ही अमित शाह एक्शन मोड में हैं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर कम तीव्रता का धमाका हुआ। यह धमाका शाम को करीब 5 बजे हुआ, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धमाके में 3 कार के शीशे टूट गए। वहीं आईडी के इस्तेमाल की खबरें आ रही हैं। इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। धमाका इजरायली दूतावास से 150 मीटर की दूरी पर हुआ। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था। यह धमाका भारत और इजरायल के राजनयिक संबंधों की 29वीं सालगिरह के दिन हुआ। धमाके के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। एस जयशंकर ने कहा कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अजीत डोभाल ने इजरायल के एनएसए से बात की है और पूरे घटनाक्रम को लेकर इजरायल को जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी के अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। वहीं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली के अति सुरक्षित इलाके में हुए इस ब्लास्ट के बाद देश भर के 63 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण संस्थानों, सरकारी इमारतों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मुंबई में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरिद्वार और अयोध्या सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के त्राल एरिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि जेएंडके पुलिस और सुरक्षा बलों को त्राल के मंडोरा में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया। अपने को घिरा हुआ देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साउथ दिल्ली में एसडीएमसी के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति अभी तक न किए जाने को लेकर एसडीएमसी को कड़ी फटकार लगाई है। इसके अलावा कोर्ट ने साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसडीएमसी के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर के 1132 पद खाली पड़े हैं और उसे लेकर दिल्ली सेवा चयन बोर्ड को एसडीएमसी की तरफ से पत्र लिखकर इन पदों को भरने के लिए नियुक्तियां निकालने का काम करवाना था, लेकिन एसडीएमसी ने डीएसएसएसबी को कोई पत्र नहीं लिखा, जिसके चलते स्पेशल एजुकेटर के 1000 से अधिक पद अभी भी खाली पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले ही मंत्री पद छोड़ने वाले राजीव बनर्जी ने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। विधायक पद से इस्तीफे के बाद राजीव बनर्जी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। इससे पहले अमित शाह के बंगाल दौरे पर शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता अब्दुल मन्नान ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। अब्दुल मन्नान ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस आदर्शहीन और लुटेरों की पार्टी है और पूरी पार्टी जल्द ही ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। संसद के बजट सत्र को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सभी दलों को सत्र में सरकार के कामकाज की जानकारी दी जाएगी। सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इससे पहले कल लोकसभा स्पीकर ने भी सर्वदलीय बैठक कर सभी दलों से सहयोग की अपील की। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की दुमका कोषागार अवैध निकासी के मामले की सुनवाई 5 फरवरी को होगी। सीबीआई ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय मांगा है। वहीं कोर्ट को लालू के वकील ने दिल्ली में इलाज कराने की बात बताई। दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सजा सुनाई है। इस मामले में लालू यादव ने कोर्ट से जमानत मांगी है। अयोध्या में मिली 5 एकड़ जमीन को लेकर गणतंत्र दिवस के मौके पर मस्जिद की नींव रखी जाने के साथ ही सियासत तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए चंदा देना और वहां पर नमाज पढ़ना हराम बताया है।
ओवैसी के इस बयान पर मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतर हुसैन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुस्लिम उलेमाओं ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मुफ्ती बनने की कोशिश न करें। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसान नेता उपवास रख रहे हैं। किसान संगठन सद्भावना दिवस मना रहे हैं, जिसमें एक दिन का उपवास रखा जा रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान संगठनों ने आज सद्भावना दिवस मनाने का ऐलान किया था। इसके अलावा कई जगहों पर सद्भावना रैली निकाली जा रही है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। किसानों के समर्थन में समाज सेवी अन्ना हजारे ने अनिश्चितकालीन अनावरण अनशन को टालने का फैसला किया है। अन्ना का यह अनशन आज से शुरू होना था। अन्ना ने यह फैसला बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात के बाद लिया। अन्ना के आंदोलन के ऐलान के बाद दोनों नेताओं ने आंदोलन न करने की विनती की थी, जिसे अन्ना ने मान लिया। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ रहा है। कल मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में आंदोलन के तेज करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद आज किसान गाजीपुर की ओर कूच कर रहे हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी की अगुवाई में महापंचायत में बीजेपी नेताओं का गांव में न घुसने का प्रस्ताव जारी किया गया। साथ ही ऐलान किया गया कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों के लिए सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर पानी के टैंकर मुहैया कराए हैं। किसानों ने पानी न मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर बॉर्डर पर और जल मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ राघव चड्ढा ने सिंघू बॉर्डर पर पहुंच किसानों के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था कराई। हरियाणा सरकार ने 17 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं को आज शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। इन जिलों में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा शामिल है। सोनीपत, पलवल और झज्जर में पहले से ही इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई जा चुकी है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर जांच एजेंसियां एक्शन में है। फॉरेंसिक सबूत जुटाने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। टीम ने गाजीपुर से नमूने इकट्ठे किए। दिल्ली में दर्ज हुई कुछ एफआईआर को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किसानों को डराने का आरोप लगाया। वहीं लाल किले की घटना को लेकर अमित शाह पर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। किसानों को 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। अभाव राहुल गांधी के पास जानकारी का इतना है कि बॉर्डर का नाम तक बदल देते हैं। अभाव जानकारी का राहुल गांधी के पास इतना है कि जहां से वो वर्तमान में सांसद है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था किसानों को दे नहीं सकते। लेकिन आज उनकी मंशा मात्र बचकाने बोलने की नहीं थी। आज उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की थी, जिसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर स्थानीय लोग और किसानों के बीच टकराव जारी है। आसपास के लोग किसानों से जगह खाली करने को कह रहे हैं। कल सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों के विरोध ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद हालात पथराव और तलवार चलाने तक पहुंच गए। इस दौरान एसएचओ जख्मी हो गए, जिसके बाद भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। यूपी के कानपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने कानपुर के कल्याणपुर थाने में 3 तलाक का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि साल 2005 में शादी के बाद से ही उसका पति उससे मारपीट कर रहा था। 2014 में भी उसने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हाल ही में खर्च के लिए पैसे मांगने पर उसके पति ने फोन पर ही उसे 3 तलाक दे दिया। पुलिस अधिकारी जल्द 3 तलाक के आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिला रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में मदरसे के बच्चों की बेरहमी से पिटाई करने वाले मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों से मौलवी की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें मौलवी बच्चों को पीटता दिखाई दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी मौलवी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। मामला गोसाईगंज थाने के नवाब अली पुरवा गांव का है। बताया जा रहा है कि एक युवक कार की मरम्मत कराने दुकान पर गया था, जहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने युवक पर फायरिंग की। पुलिस ने फायरिंग के 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। यूपी के अलीगढ़ के बढ़ौल गांव में किसान की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई।
बताया जा रहा है कि किसान मवेशियों की निगरानी के लिए रात में खेत पर गया था, जहां कुछ लोगों से उनका झगड़ा हो गया और आरोपियों ने लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। बिहार के मोतिहारी में एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में कुछ लोगों ने रिटायर्ड डॉक्टर और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के मामले में अब तक 13 में से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। यूपी के मेरठ के परतापुर में पिटाई से घायल एक युवक की मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक लड़का एक लड़की से फोन पर बात करता था। उसी लड़की के परिवार वालों ने लड़के को घर पर बुलाया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की। गंभीर हालत में घायल लड़का 17 दिनों से अस्पताल में भर्ती था। लड़के के परिवार वालों ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। यूपी के रामपुर में ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 9 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो से लोग बरेली की तरफ जा रहे थे। इस दौरान खमारिया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। बिहार के गोपालगंज में माझागढ़ में ज्वेलर की सरेआम हत्या से हड़कंप मच गया। कारोबारी की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करके प्रदर्शन किया। कारोबारियों का आरोप है कि पुलिस अपराधियों पर सख्ती नहीं बरतती, जिसकी वजह से अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो आंदोलन करेंगे। झारखंड के रामगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि दोनों आरोपी उसे जबरन अपने घर ले गए और गैंगरेप किया। साथ ही किसी को वारदात की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पंजाब के फिरोजपुर में घलखुर्द गांव में 2 बहनों ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने खुदकुशी वाली जगह से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें लड़कियों ने खुद को ही अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। खुदकुशी करने वाली 2 लड़कियों में से एक का शव बरामद हुआ और उसके सिर पर चोट के निशान है। ऐसे में पुलिस हत्या के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। पंजाब के फतेहगढ़ में 58 साल के किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। परिवार वालों ने बताया कि खुदकुशी करने वाले किसान पर 22 लाख रुपए का कर्ज था और बैंक की ओर से लगातार उस पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते उसने अपनी जान दे दी। पुलिस केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के अजमेर में आदर्श नगर इलाके में स्थित पेट्रोल पंप में धमाके से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल भी हुए, जिसमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर अचानक धमाके के बाद आग लग गई, जिससे 10 लोग आग की चपेट में आ गए और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस की छापेमारी में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला। हालांकि छापेमारी के दौरान अवैध शराब बनाने के आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सूरत के पांडेसरा इलाके में हुई 12 साल के लड़की की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का आरोप 13 साल के लड़के पर है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतक लड़के के साथ उनके छोटे भाई का झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने डंडे से पीटकर हत्या कर दी। भारतीय मूल की 2 अमेरिकी महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोहिनी चटर्जी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत की वरिष्ठ नीति सलाहकार होंगी, जबकि अदिति गोरूर को नीति सलाहकार बनाया गया है। बाइडेन प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के करीबी रॉबर्ट मैले को ईरान के दूत के रूप में नामित किया है। मैले ने ओबामा सरकार में अमेरिका ईरान के बीच हुए परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।